Great morning, students. Today we are going to discuss our new topic, flame. Chapter number 6, class 8 साइंस। और आपका चैप्टर का नेम है बेटा कंबशन एंड फ्लेम। टॉपिक है हमारा 6.4 फ्लेम, कि भाई फ्लेम क्या होता है। फ्लेम की डेफिनेशन, सबसे पहले फ्लेम की डेफिनेशन क्या होगी बेटा। कंबशन टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लेम। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि एलपीजी का जो फ्लेम है वो कैसा दिखता है और कैंडल का जो फ्लेम है वो कैसा दिखता है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। क्या आप फ्लेम का कलर बता सकते हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं एलपीजी का कैसा होता है, लाइट ब्लू होता है, और कैंडल फ्लेम कैसा होता है हमारा, ये लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देखा होगा, बर्न किया होगा मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, वो भी क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप 6.2 में जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रखे हैं आप उनको बर्न कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। तो मटेरियल में कैंडल आ गया, मैग्नीशियम कैम्फोर इट मीन्स दैट कपूर जो पूजा में यूज़ करते हैं, केरोसिन स्टोव आ गया, और चारकोल आ गया। तो कैंडल क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम रिबन भी क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कैम्फोर भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और केरोसिन स्टोव भी क्या करता है, फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। चारकोल फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नोट। हमने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया था। तो फिगर 6.9 क्या बता रहा है, फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प हमें ऐसा दिखता है, और कैंडल का फ्लेम हमें ऐसा दिखता है, और बंसन बर्नर का हमें फ्लेम ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 6.5 में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, देखो फ्लेम का स्ट्रक्चर ये है हमारा कैंडल, और ये कैंडल का क्या है, फ्लेम है। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाले जोन को क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, लुमिनस जोन बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डार्क जोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लाइट आ कैंडल, कैंडल को लाइट करना है, और हमने बहुत ध्यानपूर्वक की एक्टिविटी करनी है। होल्ड आ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद आ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास एक थिन ट्यूब लेनी है, ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब लेनी है, जैसे इसमें फिगर में ले रखी है। ठीक है, और एक कैंडल लेनी है जलती हुई। ठीक है, और इसको थिन ग्लास ट्यूब को एक टोंग से पकड़ना है, पेयर ऑफ टोंग, चिमटे से पकड़ना है, और इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन। डार्क जोन में उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे डार्क जोन में उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, डार्क जोन ऑफ आ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। ठीक है, फ्लिकरिंग मतलब, नॉन फ्लिकरिंग मतलब अस्थिर रहे वो। ठीक है, नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। फिगर 6.10 ब्रिंग आ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और डू यू सी आ फ्लेम caught at this end of glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. आपने देखा होगा जो ये वैक्स, जो मोमबत्ती जल रही है हमारी, जब इसको हम यहाँ पे इसको डार्क जोन के अंदर लेके आते हैं, तो जैसे इसको हीटिंग इसको मिलती, हीट होना स्टार्ट होता है, तो वेपर की फॉर्म में यहाँ से जो हीट है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो वेपर बनेंगे हीट के वो यहाँ से रिलीज होंगे। तो क्या बता रहा है, द सब्सटेंस विच वेपराइज, जो भी सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, वो फ्लेम देता है। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। वो भी वेपराइज होते हैं। ठीक है, और बर्निंग के टाइम पे वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे उसने यहाँ से हीट निकलेगी और पीछे जो मैच स्टिक है वो बर्न करनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये वेपर की फॉर्म में यहाँ से हीट आपको नजर आएगी, वेपराइज।
ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम्स। चारकोल ऑन द अदर हैंड, अब चारकोल क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द क्यूज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। जो भी वेपर्स हैं, वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब से आ रहे हैं और बी द क्यूज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, और ये फ्लेम क्या हो रही है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। मतलब वैक्स के जो ये वेपर है, जो मोम जो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है हीटिंग की वजह से, जो भी वेपर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, वो वेपर कहाँ पे आ रहे हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना था एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब हमने क्या करना है, एक ग्लास प्लेट लेनी है और इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, ल्यूमिनस जोन पे इसको इंट्रोड्यूस करना है, ग्लास प्लेट को। ठीक है, फिगर 6.11 होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखना है। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिमूव करने के बाद आपको क्या नजर आएगा, आओ देखते हैं। सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास, आपको एक नजर आएगी सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, ब्लैक कलर की आपको एक रिंग नजर आएगी। ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, ग्लास प्लेट पे जो बनी हुई है वो आपको रिंग नजर आएगी। इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रही है, क्या शो कर रही है ये, दैट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस में कौन से पार्टिकल्स है, अनबर्न। ठीक है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। इसी वजह से वो जो कार्बन पार्टिकल्स है उनका वेपराइज नहीं हो पाया और इसी वजह से वो यहाँ पे एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग की फॉर्मेशन नजर आ रही है, उन्होंने वो बना ली। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन, आपने क्या करना है, एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर लेनी है जैसे फिगर में दिखा रखा है और एक टोंग के साथ उसको पकड़ना है और कहाँ पे उसको मेंशन करना है, नॉन लुमिनस जोन पे उसको मेंशन करना है, क्योंकि ये बहुत क्या है, हीटिंग जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है नॉन लुमिनस जोन पे। ठीक है, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। फिगर 6.12 में नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। आपने क्या नोटिस किया, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये जो कॉपर वायर है ये गर्म होगी बिल्कुल और रेड कलर की होगी, गर्म होगी। ठीक है, डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर। और ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, जो आउटर जोन है, आउटर जोन को हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, 6.13 में बता रखा है, ये बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट है, इसीलिए ये जो हमारा जो हमने वायर लिया था वो जल्दी से क्या हो गया, रेड और हॉट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ। आपने गोल्ड स्मिथ को देखा होगा, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप, एक मेटल की पाइप लेके वो उसमें से एयर को पास करता फॉर मेल्टिंग, किसको मेल्ट करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो क्यों करता है, वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन में ही उसको क्यों इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन है वो क्या है, द आउटर मोस्ट जो नॉन लुमिनस जोन वाला जो पोर्शन है, द वैक्स वेपर बर्न्स कम्प्लीटली इन दिस जोन एज ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी और द फ्लेम इज नॉन लुमिनस ब्लू इन कलर का होता है ये। ठीक है, इसी वजह से जो गोल्ड स्मिथ है वो गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए हॉटेस्ट पार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 6.6 व्हाट इज फ्यूल, कि बेटा फ्यूल क्या होता है। आ फ्यूल इज ए सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। ठीक है, आ फ्यूल कैन बी अ सॉलिड सच एज कोल एंड चारकोल, व्हेन बर्न्ट इट कैन एमिट लॉट्स ऑफ स्मोक एंड रेसिड्यू। ठीक है, तो रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड। आपने देखा होगा खाना पकाने के लिए हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं, और किस किस को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल्स के तौर पे, वुड का यूज़ करते हैं, चारकोल का, पेट्रोल का, केरोसिन का। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज
रीडली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से अवेलेबल हो जाए। इट इज़ चीप, ये बहुत सस्ता होता है। इट बर्न्स इजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, ठीक है, और ये एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बिल्कुल धीरे धीरे जलता है, एकदम से धमाका नहीं होता, एकदम से नहीं जलता है, बहुत ही मॉडरेट रेट में जलता है, बहुत ही धीरे धीरे जलता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये लार्ज अमाउंट हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ठीक है, जलने के बाद कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को लीव नहीं करता, लेफ्ट नहीं करता। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, लेकिन ये हम बात नहीं कह सकते कि कोई भी फ्यूल है वो आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता है, एक अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। हम कोई भी किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, तो फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। जो फ्यूल्स की जो कॉस्ट होती है वो डिफ़र होती है, कोई चीप होता है, कोई एक्सपेंसिव होता है। सो सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स, कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं, चीपर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3। टेबल 6.3 में आपने लिस्ट बनानी है, और कौन कौन से ऐसे फ्यूल होते हैं जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं, कोल, वुड और चारकोल, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल, ये क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं। और गैसेस फ्यूल कौन से होते हैं, नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, सीएनजी, एलपीजी, ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल फ्यूल होते हैं। अब 6 पॉइंट टॉपिक क्या बोल रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। इट मीन्स दैट फ्यूल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम फ्यूल को हम कैसे बचा सकते हैं। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। अगर आपको पानी को उबालने के लिए दिया जाए, वाटर को बॉयल करने के लिए आपको बोला जाए, और आपको बोला जाए कि आपने 3 तरह के फ्यूल लेने हैं, आप कौन सा प्रेफर करोगे। काउ डंग लोगे, मतलब गाय का जो गोबर होता है उससे जो उपले बनते हैं वो भी एक फ्यूल होता है, और एलपीजी या फिर आप कोयले का यूज़ करोगे। तो हम प्रेफर किसका करेंगे, रीज़न देना है, काउ डंग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो काउ डंग है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलता है, और जो एलपीजी और जो हमारा कोल है वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम। अगर ऐसा आएगा, अगर हम उसका हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, गिव योर रीज़न, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। तो डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ, हाँ भाई, जितने भी ये फ्यूल है वो सभी जो हीट है वो सेम ही प्रोड्यूस करती है, सभी की अलग अलग अमाउंट होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ आ फ्यूल, मतलब 1 kg फ्यूल में कितने अमाउंट में जो एनर्जी है वो लिबरेटेड होती है, कितनी हम उसको एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, हीट एनर्जी को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 kg ऑफ फ्यूल में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, क्या है उसकी यूनिट, किलो जूल पर केजी, क्या है, किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4 में आपको मेंशन कर रखी है। काउ डंग की कितना 6000 to 8000, सबसे कम काउ डंग की होती है, वुड की उसके बाद कोल है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, वो आपने रीड करनी है। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स उससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है, और वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, जिससे हमें कार्बन गैस मिलती है, वुड को जलाते हैं, कोल को, पेट्रोलियम को जब जलाते हैं तो अनबर्न कार्बन गैस हमें मिलती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और वो गैस क्या करती है, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, तो क्योजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ करते हैं। जो भी इस इन्वायरमेंट में पीपल लीव करते हैं वो क्या करेंगे, वो जैसे एयर को अपने नोज़ के द्वारा इनहेल करेंगे तो जो उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगा, सच एज अस्थमा, सांस लेने में उनको दिक्कत आएगी। सेकेंड है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन डाइमोनोऑक्साइड।
कुछ ऐसे इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं, वो फ्यूल्स कौन से होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस होती है ये। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन आ क्लोज रूम। अगर ये बंद कमरे में अगर कोयला जला रहे हैं तो जो गैस निकलेगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वो पीपल्स को भी डेथ कर सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जो आदमी सो रहा होगा उस कमरे में, उसको भी मार सकती है, इतनी जहरीली गैस होती है ये। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जो भी फ्यूल्स हैं, जब उनका कंबशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2 गैस रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? एटमॉस्फेयर का अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो क्या होगा? दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। जितने भी बर्फीले जो पहाड़ है, ग्लेशियर और पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। और विच लीड्स टू अ राइज टू द सी लेवल। समुद्र का पानी बढ़ जाएगा क्योंकि नदियों में ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, और समुद्र में वैसे ही राइज हो जाएगा पानी, तो क्योजिंग फ्लड्स, बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी। जो कोस्टल एरियाज है, लो लेइंग कोस्टल एरियाज है, में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो आसपास, जो समुद्र के आसपास जो भी सिटी है, जो जहाँ पे घर वगैरह, गांव वगैरह बसे हुए, वो डूब जाएंगे पानी में। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयले को, डीजल को जब हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इन्वायरमेंट के अंदर। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस होती है। ठीक है। इमारतों को जंग लगा देती है, ख़राब कर देती है, सोइल को इरोज कर देती है ये। ठीक है। सोइल को भी कोरोज कर देती है, मिट्टी को ख़राब कर देती है, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है सोइल की, और सफोकेटिंग होती है। इस गैस में दम घुटने लगता है, सांस आना बंद हो जाता है। तो मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं वो क्या करते हैं? कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन। जैसे ये इन्वायरमेंट में आते हैं तो रेन के वाटर के साथ जब ये डिजोल्व होते हैं तो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और वो एसिड कौन से होते हैं? एसिड रेन कहलाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड, उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स के लिए एंड सोइल के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं एसिड रेन क्या होती है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल। हमने डीजल का जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर। अब उसकी जगह हम किसका यूज़ करते हैं? CNG गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट में ये हार्मफुल प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करती है। और CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और CNG एक बहुत क्या है? क्लीन फ्यूल है। अभी हमारा बॉक्स बच गया था बेटा, इसमें क्या बता रखा? फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। पहले के टाइम पे लकड़ी का यूज़ करते थे। ठीक है। इंडस्ट्रियल फ्यूल में या फिर डोमेस्टिक घरेलू कार्यों में, जैसे हम घरों में वुड का यूज़ करते थे खाना पकाने के लिए। तो बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG में कन्वर्ट हो गए। अभी इसके जगह पे हम LPG का यूज़ करने लग गए। ठीक है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, आज के टाइम पे जो गांव का इलाका है वो भी आज के टाइम पे अभी तक वुड का यूज़ करा। पीपल स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। वो इसलिए वुड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आसानी से ये अवेलेबल हो जाती है फॉरेस्ट से, और ये बहुत कम कीमत में मिलती है। तो हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन इससे बहुत स्मोक जो रिलीज होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल होता है बहुत ह्यूमन बींग्स के लिए। इट क्योज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को क्योज करता है। और आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। जो जिस पेड़ से हमें लकड़ी वगैरह मिलती है और उसी पेड़ से हमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस में मिलते हैं, जैसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है। तो वो मिलने बंद हो जाएंगे क्योंकि हमें ट्री काटना स्टार्ट करते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। तो ट्रीज़ को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे पेड़ नहीं बचेंगे। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट, और व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल मोरओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अगर वनों की हम ज़्यादा कटाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। और विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही क्या है बेटा?
हार्मफुल है एज यू लर्न इन क्लास 7th। आप क्लास 7th में पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।